हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जो हमारा टॉपिक है, ये 11th का टॉपिक है और इसको हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो बोर्ड एज वेल एज आईटी जेईई मेंस एडवांस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले ये बाइनोमियल थ्योरम है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे आपने लोअर क्लासेस में 7th 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का, एक्स प्लस वाई होल क्यूब का। अगर आपको x प्लस वाई का स्क्वायर खोलना है तो आप बड़े आसानी से खोल सकते हैं। आपको फार्मूला पता होगा, इसका क्यूब भी खोल सकते हो, पावर 4 तक भी आराम से शायद हो सकता है खोल लो। उसमें बस ऐसा सीधा नहीं खोल पाओगे तो कोई बात नहीं, पहले x प्लस वाई का स्क्वायर करके फिर स्क्वायर करोगे, इस तरह से खोल लोगे। मगर फिर भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, यहाँ तक तो आप आराम से कर सकते हो। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब आपको यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई x प्लस वाई की पावर 15 एक्सपेंड करो या 20 एक्सपेंड करो। तो अगर इसको सीधा हम एक्सपेंड करना चाहें तो काफ़ी मेहनत लगेगी, या हमें ये फार्मूला याद ही नहीं होगा। मुझे भी नहीं याद है सीधा सीधा, अगर ऐसा सीधा खोलना चाहूँ तो मैं इस तरह से कोई बिना बाइनोमियल थ्योरम के मैं कैसे खोलूँ। तो यहाँ पे जो हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि अगर हमें इस तरह से x प्लस वाई पावर n को एक्सपेंड करना हो तो हम एक सिंपल फार्मूले की हेल्प से एक ही स्टेप में इसको किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। पावर 15 है चाहे 20 है चाहे कोई भी पावर है, हम सभी पावर के लिए इसको खोलने का मेथड इस चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर का जो नाम है बाइनोमियल, अब नाम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। बाई बाई मीन टू से होता है टू। टू मतलब यहाँ पे ये जो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई पावर एन है, नहीं एक्स और वाई यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे इस वजह से इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। ऐसे ही अगर मान लो तीन हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर कुछ पावर हो, तो इसको खोलने का जो मेथड होगा उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ये है ट्राइनोमियल, ठीक है। ये बाइनोमियल, बाई मतलब टू नोमियल इसमें है और ये थ्री वेरिएबल, थ्री पैरामीटर्स इसमें है, तो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम बाइनोमियल थ्योरम को समझ पाएंगे। तो मैं सबसे पहले उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा। तो वो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, चलिए उनके ऊपर बात करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फैक्टोरियल के बारे में। व्हाट इज फैक्टोरियल, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो फैक्टोरियल है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, वो होता क्या है, एन फैक्टोरियल। ये इसको लिखने का तरीका है, ये सिंबल हमारे पास फैक्टोरियल के लिए यूज किया जाता है, या कुछ बुक्स में ये इस तरह से भी यूज किया जाता है। दोनों का मतलब सेम है। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू 3 2 1। या आप इसको उल्टा लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू एन तक। मतलब हमें एन वन से लेके एन तक के सभी नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करना है अगर हमें एन फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो, ठीक है। ये हमारा एन फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहा जाए 5 फैक्टोरियल खोलिए, 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये होगी हमारे 120। ये इस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है। इसी तरह से अगर मुझे कहा जाए 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6 फैक्टोरियल यानी 720 होगा। तो इस तरह से हम इस फैक्टोरियल को खोल सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास मुश्किल चीज नहीं है। अब इस फैक्टोरियल के अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो अब इसके बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स जो फैक्टोरियल के बारे में हमें और ध्यान रखने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल। पहली प्रॉपर्टी फैक्टोरियल में होती है, जैसे अभी आपने देखा एन फैक्टोरियल को हमने लिखा इस तरह से, देखिए जरा पीछे चल के देख, ये देखिए ये था 6 फैक्टोरियल।
अगर 6 फैक्टोरियल में यहाँ से लेके यहाँ तक देखूं मैं, तो ये तो देखिए यही सेम चीज है 5 फैक्टोरियल। मतलब ये हुआ कि 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो हर एक फैक्टोरियल को आप ऐसे रख सकते हो, जैसे आप अगर 7 फैक्टोरियल है तो उसे क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अगर हमारे पास है 10 फैक्टोरियल तो उसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, प्रॉपर्टी n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या इसको ऐसे भी कह सकते हो n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n। क्लियर। दूसरी बात, जो फैक्टोरियल है n फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइन है, और इसके साथ साथ एक और वैल्यू के लिए डिफाइन है, वो है जीरो। यानी कि आप कह सकते हो कि होल नंबर के लिए डिफाइन है। तो फिर जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा, जीरो का फैक्टोरियल होगा 1। ये याद रखना है अपने को। और ये कैसे आया है इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए एन फैक्टोरियल हमारा नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे डिफाइन है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। तो 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होगा, इसे ध्यान रखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर n फैक्टोरियल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसे मैं और छोटा करना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब हुआ, अभी जैसे हमने कहा था कि 6 फैक्टोरियल है, इसे मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो जो 5 फैक्टोरियल है उसे भी लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को भी लिखा जा सकता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब हर फैक्टोरियल को उससे छोटे फैक्टोरियल के इंटीजर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो हर एक फैक्टोरियल को उससे छोटे इंटीजर के उससे छोटे फैक्टोरियल के इंटीजर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका, तो इसका फिर मतलब ये बनता है, ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ ये इसी से बनी है, कि अगर मैं दो नेचुरल नंबर लूं, सपोज n और m, ठीक है। अगर n और m हमारे कोई दो नेचुरल नंबर हैं जिसमें मान लेता हूं n बड़ा है m से, n अगर m से बड़ा है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय सॉरी डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल। तो जो बड़े वाला फैक्टोरियल है वो अपने से छोटे सभी फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे जो 6 फैक्टोरियल है, ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होने का मतलब हुआ, अगर मैं 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं तो देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 6 आ रहा है। अगर मैं 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं, यहाँ से आप देख सकते हो सेकंड वाले से ये 4 फैक्टोरियल इधर लाके डिवाइड करूं मैं, तो ये 30 आ रहा है। तो 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल है, 4 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल है, 3 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल है। यानी कि हर एक फैक्टोरियल अपने से छोटे सभी फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर्टी नंबर क्या था देख लेते हैं एक बार, 5 तक कर ले। प्रॉपर्टी नंबर 6, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 अब प्रॉपर्टी नंबर 5 से लिखी जा सकती है। अगर मान लेते हैं n m और k, ये तीन हमारे नेचुरल नंबर हैं कोई, और वो इस तरह से कि n बड़ा है m से और m बड़ा है k से, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है किसका, n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल एंड k फैक्टोरियल का, तो मैं लिख सकता हूं ये होगा k फैक्टोरियल। क्यों होगा उसका कारण क्या है, देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जो तीनों या दोनों नंबर, जो जितने भी नंबर्स का हम HCF ले रहे हैं उन सभी नंबर का फैक्टर हो और सबसे बड़ा हो। फैक्टर मतलब वो उन सभी को डिवाइड करे और सबसे बड़ा वही नंबर हो जो उन सबको डिवाइड कर सके।
अगर मैं बात करूं जैसे 4 फैक्टोरियल है, एक मान लेते हैं 6 फैक्टोरियल है और एक है 9 फैक्टोरियल। तो हमें पता है कि जो 4 फैक्टोरियल है हमारा, वो 6 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा और वो 9 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा और अपने आप को भी डिवाइड करेगा। तो ये जो 4 फैक्टोरियल है हमारा, वो कॉमन फैक्टर तो है, कॉमन डिवाइजर तो है, जीसीडी भी बोलते हैं इसको आप, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या एचसीएफ की बात होती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन डिवाइजर है और यही सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है, क्योंकि अगर इससे बड़ा लूंगा तो वो 4 फैक्टोरियल को तो डिवाइड नहीं कर सकता। तो 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो तीनों को डिवाइड करे। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे एचसीएफ लेना है इन तीनों का, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा डिवाइजर इन तीनों का कॉमन डिवाइजर, वो 4 फैक्टोरियल ही होगा। तो फैक्टोरियल्स में सबसे, अगर 3 या 4 या 5 कितने भी फैक्टोरियल्स का हमने एचसीएफ लेना है, तो सबसे छोटे वाले फैक्टोरियल को ले सकते हो। इसी तरह से अगर मुझे एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एन फैक्टोरियल, एम फैक्टोरियल एंड के फैक्टोरियल, तो ये होगा हमारा सबसे बड़े वाला फैक्टोरियल, यानी कि एन फैक्टोरियल। क्यों होगा? कारण सिंपल है, जैसे कि ये तीनों फैक्टोरियल को देखो तो जो 9 फैक्टोरियल है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये 9 फैक्टोरियल इन दोनों का भी मल्टीपल है और अपना भी मल्टीपल है। मतलब ये 9 फैक्टोरियल 4 से भी डिवाइड होगा, 4 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल है, 6 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल है और अपने आप से नहीं 9 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल है। और सबसे छोटा यही होगा, इससे छोटा कोई होगा तो वो 9 फैक्टोरियल से तो डिविजिबल नहीं हो सकता, उसका तो कॉमन मल्टीपल, उसका मल्टीपल तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये जो 9 फैक्टोरियल है हमारा, ये हमारा सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, जो तीनों का कॉमन मल्टीपल है। तो इसका मतलब अगर हमें इसका एलसीएम लिखना हो 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल का, तो हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के केस में एलसीएम या एचसीएफ लेना हो तो वो सीधा ले लिया जाता है, उसके लिए कोई झंझट नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग, ये तो थी हमारी कुछ प्रॉपर्टी, और कुछ बातें ऐसी भी है जो हमें और ध्यान में रखनी है फैक्टोरियल के केस में। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फैक्टोरियल है वो हमारा डिफाइन होता है नेचुरल नंबर के लिए और जीरो के लिए। जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है और बाकी सब नंबर्स का फैक्टोरियल निकालने का तरीका आपको बताया। एन फैक्टोरियल का मतलब एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, इस तरह से चलना होगा और कहाँ तक जाना होगा? 1 तक। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन थी और बताया कि वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है और सिर्फ जीरो के लिए और डिफाइन है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। मगर यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपसे जीरो, सॉरी, नेगेटिव या फ्रैक्शन नंबर के फैक्टोरियल के बारे में पूछा जाए तो दैट इज डेफिनेटली नॉट डिफाइंड। अगर हमसे कोई पूछे भाई 7.5 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। अगर हमसे कोई पूछे -7 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई पूछेगा हमसे पाई फैक्टोरियल कितना होगा, नॉट डिफाइंड। तो किसी भी और रैशनल या इरेशनल नंबर का, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा। नेचुरल नंबर और जीरो के अलावा ये समझ लो होल नंबर का ही फैक्टोरियल डिफाइन होता है। दूसरी बात, फैक्टोरियल्स में कुछ स्टूडेंट ऐसे मिस्टेक करते हैं, जैसे कि n प्लस एम का फैक्टोरियल है तो उसको ऐसे अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देते हैं n फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल, सॉरी प्लस एम फैक्टोरियल। ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब फैक्टोरियल को हम ऐसे अलग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जैसे हमें कहा जाए 3+4 का फैक्टोरियल, तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो ये गलत है। आप देख सकते हैं ये 7 फैक्टोरियल होगा, जिसकी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखिए बहुत बड़ी आ रही है और आप इसको चेक कर सकते हैं राइट हैंड साइड, वो बहुत सिंपल छोटी सी वैल्यू है। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, और 4 फैक्टोरियल होगा 24 दैट इज 30। तो सिंपल जो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला, वो फैक्टोरियल में लागू नहीं होता है। ना ही ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आप कर सकते हो कि कहीं आप इस तरह से करो कि एन फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल है, इसे इकट्ठा करके एन इंटू एम फैक्टोरियल लिख दो, ये भी नहीं चलेगा।
डिवीजन में भी कई बार ऐसे कुछ लोग लिख लेते हैं गलती से n/m का फैक्टोरियल। वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है n/m का फैक्टोरियल, तो क्योंकि n/m अगर इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन का तो फैक्टोरियल ही डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे लिखना कई बार वो भी गलत है। ठीक है, तो फैक्टोरियल कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मल्टीप्लिकेशन में है या कोई फंक्शन है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे, नहीं। फैक्टोरियल सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टीज की बात की फैक्टोरियल की। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं फैक्टोरियल के लिए। तो चलिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमें कहा जाए समेशन r into r factorial, r from 1 to 50 is equal to k factorial minus 1 है, then find k, then find k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। तो अगर ये k फैक्टोरियल माइनस 1 के इक्वल दिए, इसे फाइंड आउट करना है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ तो क्या है, देखें इसमें r from 1 to 50, r इंटू आर फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसी तरह से ये चलता जाएगा। लास्ट वाली टर्म होगी 50 इंटू 50 फैक्टोरियल। तो हमें इस सीरीज का सम ढूंढना और आंसर इस फॉर्म में चाहिए, सिंपल फॉर्म में। तो देखिए सीरीज का सम ढूंढने के लिए हमारे पास सीधा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, जैसे कि एपी जीपी वगैरह में होता है। तो ऐसा सीधा तो कोई फॉर्मूला इसमें इसके लिए हमारे पास है नहीं, मगर इसमें हम जर्नल सीरीज का एक मेथड यूज कर सकते हैं जिसे हम बोलते थे मेथड ऑफ डिफरेंस। अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसमें हम इसको जर्नल थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जब भी हमें कोई इस टाइप की जर्नल सीरीज मिलती है, उसका सम करना हो, तो कई जगह पर एक मेथड काम में आता है जिसे हम मेथड ऑफ डिफरेंस बोल देते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हमें कोई जर्नल टर्म हमें पता हो सीरीज की टी आर, उसको अगर हम दो टर्म्स के डिफरेंस में किसी तरह से कन्वर्ट कर ले, टी आर टी ए आर और ए आर माइनस वन, और वो टर्म ऐसी होनी चाहिए जिसमें 1 2 3 पुट करने पर, जैसे T1 अगर A1 माइनस A2, ये A2 माइनस A3, इस तरह से अगर हमें मिलता जाए T3 A3 माइनस A4, सॉरी यहाँ पर A1 A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। तो जब हम इसकी सभी टर्म्स को इस तरह से सेपरेट कर लेंगे, दो टर्म्स के डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो Tn का मतलब An माइनस An माइनस वन। अब अगर हम इनका सम करते हैं, तो इनका सम करने पर क्या होगा, जैसे फर्स्ट में A1 पॉजिटिव में है और सेकंड टर्म में A1 नेगेटिव में है, फिर A2 पॉजिटिव, ये A2 नेगेटिव, इस तरह से ये सारी टर्म कैंसिल आउट होती जाएगी। और सारी टर्म कैंसिल होने पर अगर लास्ट वाले में नेगेटिव बचता है माइनस ए नोट, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले में पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि जितनी पॉजिटिव टर्म है उतनी ही नेगेटिव है। हो सकता है फर्स्ट वाले में पॉजिटिव बचे तो लास्ट वाले में एक नेगेटिव बचेगा। ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में दो पॉजिटिव टर्म बचे तो लास्ट में दो नेगेटिव बचेंगे, स्टार्टिंग में दो नेगेटिव बचती हैं तो लास्ट में दो पॉजिटिव मिल जाएंगे। अब जैसे इसका यूज यहाँ पे करना चाहे, तो इसकी जो जर्नल टर्म है, ये इसको मैं टी आर नाम दे रहा हूँ, ये हमारी r इंटू आर फैक्टोरियल। अब मैं चाहता हूँ कि दो टर्म के डिफरेंस में स्प्लिट हो जाए, तो उसके लिए देखिए इस r को मैं ऐसे लिख रहा हूँ r प्लस वन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, देखिए r प्लस वन के साथ अगर मैं r फैक्टोरियल को अलग से मल्टीप्लाई करूं, और माइनस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे r नहीं है, यहाँ पे वन है। r को हमने क्या किया, r प्लस वन माइनस वन इस तरह से लिखा है, इसमें वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट किया है सिर्फ, यहाँ गलती से मैंने r लिखा था। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों को r फैक्टोरियल के साथ इसे r प्लस वन को और वन को अलग अलग मल्टीप्लाई करूं, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो, तो इसे लिखा जा सकता है 7 फैक्टोरियल, या 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखते हैं। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल हो तो इसे 10 फैक्टोरियल लिख देते हैं। उसी तरह से r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल है, तो इसे लिख सकते हो r प्लस वन फैक्टोरियल, और ये माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज। तो देखिए हमने जो हमारी जर्नल टर्म थी उसको दो टर्म्स के डिफरेंस में स्प्लिट कर लिया, टी आर प्लस वन को, सॉरी टी आर को हमने क्या लिख लिया है,
टी आर को हमने दो टर्म्स के डिफरेंस में आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था दो टर्म के डिफरेंस में। तो अब ये वो जो दो टर्म का डिफरेंस था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किस तरह से लिखा है हमने उसको। हमने टी आर को इसमें कन्वर्ट किया है आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। तो टी वन अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो ये आएगी टू फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल। टी टू आएगा हमारा थ्री फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल। टी थ्री हमें मिलेगा फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल। इसी तरह से हमने यहाँ पे 50 टर्म तक का सम करना है, इसे आप S50 बोल सकते हो। S50 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म। तो लास्ट में जो nth टर्म है, nth टर्म का मतलब हमें 50 टर्म का सम करना है, तो r की वैल्यू अगर मैं 50 रखूंगा तो ये 51 फैक्टोरियल माइनस 50 फैक्टोरियल, हमें इस तरह से सारी टर्म्स मिलेंगी। अब अगर हम इन सभी टर्म्स का सम करें तो देखिए, अगर आप इन सबको ऐड करते हो S50 फाइंड आउट करने के लिए, यानी T1 से लेके T50 तक का सम करें, तो इनको ऐड करने से ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में 3 फैक्टोरियल पॉजिटिव और ये 3 फैक्टोरियल नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल इसमें पॉजिटिव और उससे नेक्स्ट वाले में नेगेटिव होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर इसी तरह से चलते जाएं तो देखिए सारी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी। अगर फर्स्ट वाले में एक नेगेटिव टर्म बची है तो इसका मतलब लास्ट में पॉजिटिव बचनी चाहिए, नहीं ये 50 फैक्टोरियल इससे ऊपर वाली जो टर्म होगी उसमें 50 फैक्टोरियल पॉजिटिव आएगा, उससे कैंसिल आउट होगा। तो इन सब का सम करेंगे तो देखिए आ रहा है 51 फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल विच इज वन, और हमें ये दिया हुआ था k फैक्टोरियल माइनस वन। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, k फैक्टोरियल माइनस वन का मतलब ये k की वैल्यू हमें मिल गई है विच इज इक्वल टू 51। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल में k की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। चलिए एक और एग्जाम्पल इसी तरह से हम फैक्टोरियल में लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए कुछ इस तरह से, फाइंड ऑल पॉसिबल ordered pair, find all possible ordered pairs x comma y, ठीक है, where x and y belongs to natural number such that 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial and so on up to x factorial is equal to हो y square। ठीक है, हमें पूछा गया है कि ऐसे कितने सब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो सारे के सारे फाइंड आउट करने हैं x कोमा y ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें x और y नेचुरल नंबर है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू x फैक्टोरियल तक लेके जाए और उनका सम हो y स्क्वायर। देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका मतलब क्या है, किस तरह ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या, किस तरह से फाइंड आउट करने। फॉर एग्जांपल मैं जैसे x की वैल्यू 1 लेता हूँ, अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में हमें सिर्फ 1 फैक्टोरियल तक जाना है। और देखिए 1 फैक्टोरियल 1 होता है और उसको मैं 1 का स्केयर लिख सकता हूँ, यानी कि इसका मतलब हुआ ये वाई स्केयर यानी वाई इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई वो आ रहा है 1 कोमा 1। ठीक है, एक्स 1 है तो वाई भी 1 है, तो 1 कोमा 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 स्केयर, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरह से अगर मैं x इज इक्वल टू 2 ट्राई करता हूँ इसमें, तो देखिए क्या मिलता है। 2 रखने का मतलब पहले लेफ्ट साइड में हमें दो टर्म लेनी है, तो ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3। ये किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू 2 लेने से कोई भी y की पॉसिबल इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब यहाँ में हमें लेफ्ट साइड में लेना है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो अगर ये लेते हैं तो ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 फैक्टोरियल होगा 6 यानी कि 9, और ये हमें पता है 3 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल गई है 3, अगर हम इसे y स्क्वायर समझे तो
तो एक ऑर्डर्ड पेयर और हमें मिल रहा है 3,3। तो अगर हम इसी तरह से चलते जाएं तो कहाँ तक हमें जाना है ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि इसका कोई इस प्रोसेस का अगर इसी तरह से चल के मुझे चेक करना है 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, तो क्या हम इस तरह से कोई डिसीजन ले पाएंगे कि कहाँ जाके हमें रुकना है? कि चलो 7,7 या 7 तक जाना है एक्स की वैल्यू, या 10 तक जाना है, या 100 तक जाना है? कहाँ पे हमें पता चलेगा कि भाई इसके बाद और आगे आंसर नहीं होंगे? अगर हम ऐसे सीधा पुट करके चलते जाए फिर तो हम किसी भी तरह से इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे कि जहां हम जाके बोल पाए कि बस भाई इससे आगे और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके सॉल्यूशन और कहाँ मिलेंगे और कहाँ नहीं मिलेंगे? उसके लिए देखिए, हमने 3 तक के लिए तो कर लिया था। अब अगर मैं 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अप टू एक्स फैक्टोरियल में सोचूं आगे सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कैसे डिसाइड होगा? अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूं, यानी कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, ये होगा 24 प्लस यहाँ पे 9 था तो ये 33 आ जाएगा। और ये भी हमें पता है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं, यानी कि मुझे अब 5 फैक्टोरियल तक जाना है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे ये जो नंबर था यहाँ तक तो हमने पता किया था 33, और ये 120 आएगा तो इसका मतलब ये 153 आ जाएगा। अब ये भी पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मगर ऐसे चलते जाएंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक जाना है? तो आंसर है बस काम खत्म हो चुका है, यहीं से डिसाइड हो गया है कि आगे आंसर नहीं मिलेंगे। कारण क्या है देखिए, ये है 5 फैक्टोरियल यानी 120, ठीक है। इसका जो यूनिट डिजिट था वो था 0, और यहाँ पे इसका जो सम था वो था 33, तो जो सम करके आया वो 53 आया और लास्ट डिजिट आ रहा है 3। अगर आप x इज इक्वल टू 6 भी लेंगे तो उसमें देखिए यहाँ तक तो सेम रहेगा आपका 33, उसके बाद जितने भी आगे फैक्टोरियल हैं वो सारे के सारे जितने भी फैक्टोरियल हैं उनमें लास्ट डिजिट 0 आएगा, क्योंकि 5 into 2 वहां पे प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट जैसे नंबर होगा 6 फैक्टोरियल, वो 720 होगा। तो लास्ट डिजिट श्योर है, आगे जितने भी आप चले जाओ, 7 के लिए ले लो, एक्स 8 के लिए ले लो, जितने भी नंबर लोगे उसके सभी के लास्ट में होगा 0। और जब आप इन सबका सम करोगे तो वो नंबर जो भी आएगा हमारा, उसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर मिलेगा वो 3 मिलेगा, ये श्योर है। अगर आगे कुछ भी मिले यूनिट प्लेस पे 3 मिलेगा तो ये कभी भी किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, इस बात की गारंटी है। क्यों ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है? बहुत ही सिंपल है, समझेंगे जरा। अगर हमें कोई सी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना हो तो उसका लास्ट डिजिट क्या आता है? अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट में 1 है, आगे कुछ भी हो, तो उसके एक्स स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होगा वो 1 होगा। अगर आप ऐसा नेचुरल नंबर जिसके लास्ट में 2 है उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए। अगर किसी नेचुरल नंबर के लास्ट में 3 है तो स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 9 आता है। अगर पावर 4 लास्ट डिजिट 4 है तो स्क्वायर करने पर 16 मिलेगा। अगर 5 है लास्ट में तो स्क्वायर करने पर 5 ही मिलेगा, ठीक है। अगर लास्ट में 6 है तो फिर देखिए स्क्वायर करने पर अगेन कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 6 है तो स्क्वायर करने पर आपको 6 ही मिलेगा उस नंबर का स्क्वायर पे, तो लास्ट डिजिट 6 ही आएगा इस केस में भी। अगर लास्ट में 7 है किसी नंबर के, स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 9 ही मिलेगा। अगर 8 है तो स्क्वायर करने पर आपको लास्ट डिजिट 4 मिलना चाहिए। अगर 9 है लास्ट डिजिट किसी नेचुरल नंबर का, उसका स्क्वायर करने पर भी लास्ट डिजिट 1 मिलना चाहिए। और लास्ट में 0 है तो स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 0 ही मिलना चाहिए। मतलब किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो नेचुरल नंबर का, ठीक है, तो लास्ट जो डिजिट है हमारा, अगर हम n स्क्वायर करें तो ये जो लास्ट डिजिट हमें मिलता है यहाँ पे,
ये सिर्फ और सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ये 6 पॉसिबिलिटी होती है। 0, 1, 4, 6, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। इसके अलावा और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब लास्ट डिजिट में और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के केस में नहीं बन सकता। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट डिजिट है 8, तो क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में ये सिर्फ 6 ऑप्शन है, ये आ सकते हैं। क्या क्या नहीं आ सकता? 2, 3, 7 एंड 8, ये 3 डिजिट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में नहीं आ सकते। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो आगे हम चलते जाएं कहीं पर भी, तो हमें कभी भी और दोबारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, 100% श्योरिटी है। तो अगर हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पॉसिबल पेयर्स पूछे थे, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितने होंगे या कौन कौन से होंगे, तो ये हमारा आंसर होगा कि ऐसे सिर्फ दो ही ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल है, x, y, 1, 1 एंड 3, 3, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये था हमारा फैक्टोरियल। अब हम बात करेंगे इसमें एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट।